नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया। तो क्या 5 राज्यों में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा की राह भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में तो किस तरह से उसकी है ये आपको पता ही है, लेकिन क्या 2024 के लिए भी उसकी राह मुश्किल होने जा रही है? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 48 सीटों वाली लोकसभा वाले राज्य महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार आप ये देखें कि किस तरह से जो तोड़ करके सरकार बनाई गई। 3 अलग अलग पार्टियों को, 2 पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार बनाई है, ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है। उस ट्रिपल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी पता ही आपको पिछले 1 हफ्ते से क्या कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है मराठा आरक्षण को लेकर। लगातार 8 जिलों में ये मराठा आरक्षण की आग जो है वो फैली हुई है। ये प्रदर्शन कई जगहों पर उग्र देखने के लिए मिला। कई विधायकों के घर पर आग लगाई गई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि लगातार जो मराठा हैं वो अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर के महीने में भी आरक्षण की मांग को लेकर जो मनोज चरांगे हैं, जो नेता हैं इस पूरे आरक्षण के उन्होंने आंदोलन किया था और उसके आंदोलन के दौरान जब लाठी चार्ज किया था तो लाठी चार्ज हुआ था पुलिस की तरफ से, तो ये आंदोलन उग्र हो गया था उस वक्त भी। और ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इस तमाम मसले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो डेडलाइन खत्म हो गई और उसके बाद फिर से मराठा आरक्षण की आग जो है वो पूरे महाराष्ट्र में धधक रही है और 8 जिलों तक ये पहुंच चुकी है। मैं आपको ये बता दूं, एक महिला समेत 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी कि 13 दिनों में अब तक 26 लोग सुसाइड कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर और संगीन है और सरकार के लिए किस तरह से गली की हड्डी बना हुआ है। सर्वदलीय बैठक आनन फानन में बुलाई गई और उस सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि तमाम दल जो मराठा आरक्षण है उसको लेकर सर्वसम्मति बन गई है। लेकिन इसके बहुत सारे कानूनी पहलू हैं और उन कानूनी पहलुओं को सुलझाया जाएगा ये कहा गया। ये बातें पहले भी कही गई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन मराठा आरक्षण की अगर हम बात करें तो लगातार ये आंदोलन चलता चला रहा है और पिछले सितंबर के महीने से इसकी आवाजें बहुत ज्यादा बुलंद हो गई हैं और अब सरकार के लिए बेहद मुश्किल का सबब बनते जा रही हैं। उसे डर ये सता रहा है कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो क्या 2024 में महाराष्ट्र से सीटें निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही देखें और अगर पूरे देश भर में ही देखें जिस तरह से 9.5 साल की में ये सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है हर फ्रंट पर। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र की बात हम आज कर रहे हैं, ये 48 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए कितना मुश्किल है ये सब। हम आपको ये बताएं कि लगातार ये मांग की जा रही है कि जो कुणबी समाज है उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाए। सरकार ये मान गई है कि जो मराठा रीजन में, जो मराठवाड़ा रीजन में जो मराठा रहते हैं उनको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन जो मनोज चरांगे हैं उनकी मांग है कि सबको ये सर्टिफिकेट दिया जाए। कुणबी जो समाज है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ समाज है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें सरकारी नौकरी से लेकर जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें आरक्षण मिलता है। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसीलिए उन्हें कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। अब इस सब को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं ये मराठा वर्सेस ओबीसी तो होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ओबीसी समाज इससे नाराज है। उनका ये कहना है कि हम मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपनी हिस्सेदारी में से, यानी कि जो उनकी हिस्सेदारी है उसमें से इसको ना काटा जाए और जो कुणबी समाज है उसको इसमें शामिल ना किया जाए और उनको इस तरह से सर्टिफिकेट जो है वो ना बांटे जाए। ये इसका विरोध जो है वो ओबीसी समाज की तरफ से किया जा रहा है। कितनी मुश्किल है फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार के लिए और किस तरह की सियासत देखने के लिए इस पर मिल रही है, आगे इसका क्या 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 नतीजे इसके हो सकते हैं और 2024 के लिए कितना मुश्किल हो सकता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस सब पर ही हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ धनंजय कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, महाराष्ट्र से मेरे साथ, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल।
अभी फिलहाल इस पूरी स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, कहा गया कि तमाम दल इस पर राजी हो गए हैं, कुछ कानूनी पहलू हैं उस पर बात की जाएगी, लेकिन कानूनी पहलू तो पहले भी थे और अब इस पर कहा जा रहा है कि तमाम दल मान गए हैं। कितना मुश्किल आप आगे की राह देख रहे हैं और इस पर जो पूरी सियासत हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो चिंता इस बात की है कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो बेहद भावनात्मक तौर पे हैं और वो राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो आत्महत्या कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो जो युवक समाज है वो समझाए कि आत्महत्या करने से समाधान निकलने वाला नहीं है। ये पूरा का पूरा राजनीतिक मसला है और इसमें जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने अपने लाभ देख रही है कि कहाँ किसका कहाँ लाभ है। आप जानिए कि मराठा जो ये है समुदाय है उसमें शरद पवार जी का वर्चस्व रहा है। शरद पवार खुद मराठा नेता है और शरद पवार ने किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की जो था कि शिवसेना के साथ ही सरकार बनाएंगे या उनकी ही सरकार बनेगी, लेकिन शरद पवार ने बीजेपी का ये जो मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। तो जाहिर है उसके दिमाग में आया कि शरद पवार को भी निशाने पे लिया जाए, उनको भी छोटा किया जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने शिवसेना को छोटा किया। शिवसेना को छोटा करने के पीछे राजनीति ये थी कि उद्धव ठाकरे जो है लगातार चैलेंज कर रहे थे जो उनका जो हिंदुत्व है बीजेपी का या संघ का, जो मुसलमानों से नफरत का हिंदुत्व, जो हिंदुत्व ब्राह्मणवादी हिंदुत्व। अब उसमें एक बेसिक समझिए कि जो शिवसेना के जो आदर्श पुरुष हैं या आदर्श नायक हैं वो हैं शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सवर्ण नहीं थे, बहुजन समाज से थे। तो बहुजन की राजनीति में जो है शिवसेना की जगह है और उनके जो वोटर हैं ज़्यादातर वो बहुजन हैं। सवर्णों पे कब्जा हम्म। जो है वो कभी रहा करता था कांग्रेस का, अभी कब्जा है बीजेपी का। तो सवर्ण तो यहाँ है नहीं। अब मराठा और आंदोलन शुरू हुआ और कुणबी का जो खड़ा किया जा रहा है ये किसने खड़ा किया? इन्होंने ही खड़ा किया, बीजेपी ने खड़ा किया। मराठा आंदोलन के जो आंदोलन हुआ था और इसके लिए जो उनको दिया गया था, आपको याद हो कि ये फडणवीस जो है उन्होंने दिया था, आरक्षण दिया था उनको, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो अटक गया कि भैया आपकी सीमा इतना ही है, इससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अब जब शिंदे सरकार, चूंकि शिंदे खुद मराठा हैं, ये भी उसी समाज से आते हैं, तो अब इनको आगे रखा ही इसीलिए गया है कि मराठा और कुणबी, अभी इनके आने के बाद ये हुआ कि कुणबी समाज में उनको शामिल किया जाए। कुणबी समाज के ज़्यादातर वोटर जो है वो कांग्रेस के वोट देने वाले लोग हैं, जो विदर्भ के इलाके में रहते हैं। तो अब कुणबी वर्सेस मराठा अगर होता है तो मजबूत कौन होता है ये आप समझ लीजिए, कमजोर कौन होता है ये भी समझ हम्म। लीजिए। वो वोट बटेंगे कांग्रेस और एनसीपी के। अब एनसीपी के वोट बटेंगे और उसके बाद देखिए कि ये जो है अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, जो एक ट्वीट आया था महाराष्ट्र बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, मैं पुनः आऊंगा, फडणवीस का जो बयान था उसको तुरंत हटाया गया। क्यों हटाया गया? वो भी राजनीति समझिए, देखिए कहाँ से बीजेपी राजनीति कर रही है। वो इसलिए किया गया कि जो अयोग्यता की तलवार लटक रही है शिंदे गुट पे या एनसीपी गुट पे, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब कि आप जो है दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आप शिवसेना के बारे में फैसला ले लें। उस समय ये नहीं था, उस समय था कि अब कभी भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला दे दे। तो इन्होंने क्या कहा, हटा लिया और कहा कि शिंदे हमेशा मुख्यमंत्री रहेंगे, 2024 उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगर अयोग्य साबित होते हैं तो एमएलसी बनाया जाएगा। तो ये सारा ओबीसी में झगड़ा कराने के लिए बीजेपी की रणनीति है। और ये जो हो रहा है, बीजेपी चाहे तो अभी खत्म हो सकता है। ये आरक्षण दीजिए, आप विधानसभा में बैठ करके पारित कर दीजिए कि हम 80% आरक्षण देंगे और उसको ले जाइए वहाँ लोकसभा में, आपका बहुमत है सरकार में, आप वहाँ पारित करा दीजिए शीतकालीन सत्र में, क्या दिक्कत है? लेकिन ये नहीं हम्म। करेंगे क्योंकि आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। पूरे देश में आप बात करिए, आरक्षण के खिलाफ बात करता है, चुपके से पीछे खड़े रहता है कि नहीं मैं तो साथ में हूँ, लेकिन मूलतः आरक्षण विरोधी है क्योंकि इनका जो वोट बैंक है सवर्णवादी वोट बैंक वो छूटता है इनसे।
अब ये समझिए इस बात को कि आप कुछ आंदोलनों का मैं हवाला देता हूँ जो हाल के वर्षों में, मतलब पिछले 10 वर्षों से जो आंदोलन हुए। अन्ना आंदोलन का फायदा जी। किसको मिला? करप्शन इतना बड़ा आंदोलन चलाया गया, इसके स्टेक होल्डर कौन बने? बीजेपी मूल। जो जिस वजह से आंदोलन किया गया, वो लोकपाल बिल कहाँ है? लोकपाल कहाँ है? कहाँ कानून बना लोकपाल? क्या हुआ लोकपाल? भ्रष्टाचार पे क्या हुआ? कहाँ है नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे? कहाँ किसको पकड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर? और जो केजरीवाल भ्रष्टाचार के नाम पर सत्ता में आए, राजनीति बदलने आए हैं, आज वही भ्रष्टाचार से घिर गए, उन्हीं के खिलाफ ईडी लगी। तो फिर आप हम्म। गौर कीजिए, आप गुजरात जाइए और गुजरात में जो इतना बड़ा पटेल आंदोलन हुआ, पटेल आंदोलन को लीड कर रहे थे हार्दिक पटेल। कहाँ है आज हार्दिक पटेल? तो ये आंदोलनों को खत्म करने का बीड़ा लेते हैं ये। और आरएसएस इसमें माहिर है, इसमें अपने लोगों को प्लांट करते हैं वो, और वो उस तरह से आंदोलन एक रूट पे जाता है एक जगह, और उसके बाद वो धड़ाम खत्म हो जाता है। और फिर दूसरा आंदोलन खड़ा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जनता भी समझने लगती है कि भाई ये कुछ और गेम हो गया, तो जनता में फूट पड़ जाती है। तो ये जो मराठा आंदोलन है, मराठा आंदोलन अब तक जितने आंदोलन हुए सब शांति प्रिय आंदोलन हुए। और कहते हैं कि देश में सबसे अनुशासित आंदोलन या जुलूस वो मराठा आंदोलन का निकलता रहा। ये अचानक जो है हम्म। अभी क्यों ऐसा हो गया? क्यों हो गया ये? इसमें इस सवाल में जवाब है, ये हिंसक आंदोलन क्यों हो गया? जिनके घर जलाए जा रहे हैं वो कौन विधायक है? उन विधायकों के, मराठा विधायकों के घर क्यों जलाए जा रहे हैं? बीजेपी को पता है कि महाराष्ट्र में लोग उनको सीटें नहीं मिलने वाली। तो अगर मराठा और कुणबी में अगर झगड़ा हो जाता है तो जाहिर है उनका वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि इससे नुकसान होगा कांग्रेस के वोट को, इससे नुकसान होगा एनसीपी के वोट को। ये मूल राजनीति, हम्म। और ये राजनीति खामखा हम्म। जो है खड़ी की गई है आरएसएस बीजेपी के द्वारा। इसमें आम आदमी जो है, मराठा जो आत्महत्या कर रहे हैं भावनाओं में आकर के, उनको उस समाज से कहना है कि भाई आत्महत्या हल नहीं है आपका, आप मर जाओगे, आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? और आरक्षण को ऐसे ही खत्म कर चुके हैं। आरक्षण में क्या है, जब सरकारी नौकरियां नहीं है, सब जगह निजीकरण हो रहा है, तो नौकरियां ही नहीं है, या जहां सेंट्रल गवर्नमेंट में सीटें खाली है वहां भी भर्ती नहीं कर रहे हैं, वहां ठेके की व्यवस्था चला रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये दो पूंजीपतियों की सरकार है, जिसपे कोई जांच नहीं करते, जिसपे जितने आरोप लगते हैं वो चुप्पी साधे हुए। तो ये समझना है समाजों को, दोनों समाजों को समझना है, कुणबी समाज को भी समझना है, हम्म। मराठा समाज को भी समझना है। वो दोनों समझेंगे तो इसका हल निकलेगा। ये हल नहीं हो सकता, और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी। तो आगे की राह पर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर सर्वदलीय बैठक में ये कहा जाता है कि सब इस पर राजी है मराठा आरक्षण पर, तो क्या ये फिलहाल के लिए कोई लॉलीपॉप दी गई है कि ताकि ये जो जो भी आग धधक रही है और जिस तरह की इमेज जो एक तरह से खराब हो रही है कि बार बार ये आरक्षण की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं और फिर उसके बाद आगजनी और सब कुछ होती है, सुसाइड की जाती है, इससे अंदाजा लगाएं कि कितना संगीन है मामला। तो अभी ये सब कुछ करके क्या आपको लग रहा है अभी मामले को थोड़ा शांत करके थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि किसी तरीके से 2024 जो है वो निपट जाए? नहीं, अगर ये शांत हम्म। करके इनको कहना होता कि हम विधानसभा के स्पेशल सत्र बुला रहे हैं और हम अभी इसमें पारित करेंगे और दिल्ली सरकार को भेज रहे हैं, ये कहते ही नहीं कर रहे। हम्म। इन्होंने क्या शगुफा निकाला? इन्होंने निकाला कि ये कुणबी जात से हैं, बिलोंग करते हैं, पहले उनका खतियान देखा जाएगा, वहाँ सर्टिफिकेट से जिनका जिनका कुणबी समाज का है। तो आप तो एक दूसरे समाज में आग लगा रहे हैं, और कुणबी समाज के आंदोलन का नेतृत्व यही बीजेपी वाले कर रहे हैं विदर्भ में, क्योंकि विदर्भ में उनकी संख्या ज्यादा है। तो हर तरफ कहीं हम्म। छुपे हैं, कहीं दिख रहे हैं, वो यही है। अब बात आती है कि देखिए एक और इसमें पेच है। पेच ये है कि अजित पवार भी इस बात को समझ रहे हैं, शरद पवार तो समझ ही रहे हैं, अजित पवार भी समझ रहे हैं। अजित हम्म। पवार ने क्या कहा? अजित पवार ने कहा कि जाति सर्वेक्षण कराइए और जो बिहार मॉडल है वो यहाँ लेकर के आइए। बिहार सरकार ने किस तरह से जाति सर्वेक्षण कराया उसका ब्यौरा पूरा लेके आइए। अब जाति सर्वेक्षण तो बीजेपी नहीं कराना चाहती है, ये बोल रहे हैं जाति सर्वेक्षण हम्म। कराओ। तो हर कोई अपनी अपनी जगह देख रहा है, और ये बीजेपी का एक अपना अलग किस्म का एजेंडा है। उस एजेंडा को समझना है। और एक और उसमें देखिए तार, एक और लाइन बोल दूं, अभी आ गए हैं
सूर्यवंशी जी ज़्यादा बेहतर जानकारी देंगे, चूँकि यहीं स्थानीय है ये। जी। मैं बतलाऊँ आपको, ये गौर कीजिए आप कि बीजेपी जहाँ भी राजनीति कर रही है, ये सवर्ण हिंदू, दलित हिंदू, ओबीसी हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू, सब जगह हिंदू लगा दिया। और ये क्या कह रहे हैं कि जाति सर्वेक्षण जो है, वो हिंदुओं को बाँटने की साजिश है। आप याद कीजिए जब बीपी सिंह ने ये आरक्षण लागू किया था, तब कई कितना हंगामा हुआ देश भर में, और कई लोगों ने आत्महत्याएं की, और क्या क्या हुआ कि किस तरह से आरक्षण को रोका जाए। जी। अगर ये लोकसभा, एक दो लाइन और बोल दूं, राज्यसभा में हम्म। मनोज कुमार झा बोलते हैं ठाकुर का कुआं कविता पढ़ते हैं, तो देश में हंगामा मच जाता है। लेकिन भागवत जब बोलते हैं कि 200 साल से, अगर हजारों साल से हमारे लोग जो है दलितों पे या और लोगों पे करते रहे, अत्याचार करते रहे, तो अब जो है समय है कि कम से कम 200 साल आरक्षण दिया जाए। किसी ने कुछ बोला? किसी हम्म। सवर्ण ने बोला? सवर्णवादी लोगों ने बोला कि भागवत कैसे बोल रहे हैं आप? ये कल तक तो आप नहीं बोल रहे थे। कोई आंदोलन हुआ, कोई बयान भी आया, कहीं कोई रिपोर्ट छपी, किसी ने डिबेट की इस पे? ये सारा जो है चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाप का, ये आरएसएस का गेम है सारा का सारा। जी। जी। सुधीर सूर्यवंशी जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो पूरा मामला फिलहाल जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उग्र हुआ, सुसाइड देखने के लिए मिली, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके बाद सरकार कहती है कि हम इस पर तमाम दल जो है उनकी सर्वसम्मति बन गई है इस आरक्षण को लेकर, और फिर उसके बाद लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं मराठा वर्सेस कुणबी कराने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है, एक तरह से बांटने की कोशिश क्या की जा रही है, और इसका फायदा 2024 में लेने की क्या कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उसकी मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं। जिसको कहा जाता है, किसी तरीके से बस ये चल ही रही है, हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई खबर इस सरकार को लेकर आती है, इस सरकार के अंदर उठती हुई विरोध की आवाजों को लेकर आती है। आप फिलहाल इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। मेरे ख्याल से सरकार ने उसको ज्यादा पेचीदा किया है। एक चीज यहाँ पे उभर के आती है कि ये सरकार में जो भी मिनिस्टर है, जो भी लोग है, वो इमेच्योर। आपको याद होगा, मनोज जरांगे पाटिल थे, किसी को पता भी नहीं था। जब इंडिया अलायंस की मीटिंग मुंबई में थी, ग्रैंड हायत में, उस टाइम पे जब वो आंदोलन चल रहा था, हुआ तो गुस्से की वजह से एक आंदोलन मेरे का हुआ, ये ट्रिगर हुआ। तो उसके बाद में सरकार ने मनोज जो मराठा लीडरशिप कर रहे मनोज जरांगे पाटिल, उनको शांत करने के लिए, उनका अंश तोड़ने के लिए उन्होंने एक महीने जी। सकते थे, एक महीने में भी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया, वो प्रॉमिस बिल्कुल फुलफिल नहीं हुआ। तो 40 दिन के बाद में ये अनशन बढ़ता गया, का एक आउटराइट। जी सुधीर जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार फिर से इसको जो नेटवर्क पूरा से कट रही है और बहुत कम ही बातें आपकी समझ में आ पा रही हैं, तो आप प्लीज इसको रिज्वाइन कर लीजिए, नेटवर्क चेक करके। फिर रिज्वाइन कर धनंजय मैं जी जी आप rejoin कर लीजिए। धनंजय जी से मैं एक बार इसको लेकर मैं बात करूंगी। धनंजय जी, 2024 के लिए कितनी मुश्किल देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की राह, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर 48 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश बाद अगर कोई सबसे बड़े है तो जो है तो आप ये देखें कि महाराष्ट्र है, तो राह आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर यही आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ता है। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, कट कट करके आ रही है, थोड़ा लगता है वीडियो गड़बड़ है। जी फिर से बात हो रही है। जी जी जी, मैं कह रही हूँ कितनी मुश्किल आपको राह महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की लग रही है इलेक्शन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल ये है कि ये पूरे देश में जिस तरह से ये
हिंदू मुसलमान करते रहे, नफरत की राजनीति करते रहे, चाहे 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो कई और मुद्दे जो उठाते रहे। ये सारे मुद्दे किसके लिए उठाए? ये सारे मुद्दे उठाए अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इसमें आम आदमी का कहाँ हित है? आम आदमी का सबसे ज़्यादा हित तब होता है जब आप शिक्षा पे बात करते, स्वास्थ्य पे बात करते, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते, रोजगार पे बात करते। वो कहीं आप बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास यही एक ले दे करके मुद्दा रहता है, हिंदू 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 हिंदू। भाई लेकिन हिंदू हिंदू करने से तो भोजन नहीं मिलेगा, मुसलमानों से नफरत करने से तो भोजन मिलेगा नहीं। रोजगार चाहिए उसके लिए। रोजगार सृजन इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसको रोजगार दिया? किसानों की आय दुगनी करेंगे, किधर हुई? महाराष्ट्र में इतने किसान की आत्महत्याएं रुकी महाराष्ट्र में। तो इनकी दुकानें तो चल रही हैं, लेकिन आम आदमी पीड़ित है। अब एक और देखिए, इन्होंने बयान दिया जाकर के, जहां से फिर इंडिया गठबंधन शुरू होता है, इन्होंने जाके बयान दिया बिहार जाकर के, इनके जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, कि सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। ये उसी का अंश देख लीजिए आप। रीजनल पार्टियों को, महाराष्ट्र में दोनों रीजनल पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की है, एनसीपी को भी और शिवसेना को भी। शिवसेना जो लंबे समय इनके साथ रहे, शिवसेना जिन्होंने इनको खाद पानी दिया महाराष्ट्र में, उसको भी खत्म करने की कोशिश की। अब खत्म नहीं हुई शिवसेना, उसकी अलग कहानी, लेकिन इन्होंने अपने दम पूरी ताकत लगा दी कि शिवसेना खत्म हो जाए, उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीन जाए। उसके बाद इन्होंने कोशिश की एनसीपी को खत्म करने की। एनसीपी को खत्म करने के लिए उनके घर में झगड़ा करा दिया, उनके तमाम नेताओं को छीन लिया। क्यों किया? इसलिए किया कि केवल कांग्रेस बचे और ये बचे, कांग्रेस से ये निपट लेंगे, मालूम है इनको। राहुल गांधी पर लगातार हमला करते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में आप देखिएगा कि बीजेपी पूरी राजनीति जो है सत्ता में, अभी देखिए बहस चल रही थी इस पे, ये इलेक्शन बॉन्ड पे। इलेक्शन बॉन्ड का पूरा का मैटर क्या है? पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मैटर है। आप कारपोरेट कंपनियों से पैसे लीजिए और उसका कहीं हिसाब किताब नहीं दीजिए। पीएम केयर फंड में चीन से पैसा आ रहा है कि जापान से पैसा आ रहा है, कि इलेक्शन बॉन्ड कौन खरीद रहा है, ये तो जनता को जानने का हक है। और 75% फंड आपके पास आता है, 5% फंड में बाकी कांग्रेस पार्टी है, फलाना पार्टी है, ढिकाना पार्टी है। तो ये क्या है? क्या ये फेयर है? तो आपने तमाम हथकंडे जो अपनाए हैं कि कैसे हम सत्ता में बने। लेकिन एक कहावत है ना कि जो ज़्यादा होशियार होता है खुद फंसता है। मकड़ी अपने बुने हुए जाल में मकड़ी फंस जाती है। इनके साथ यही हो रहा है। राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटजी तैयार की है, और जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को एकदम अलग पिच पे लाके खड़ा कर दिया। वहाँ स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। तो जब स्वास्थ्य और शिक्षा और जातीय गणना की बात होगी तो आप कहाँ खड़े होंगे? तो इसलिए ये इनकी आखिरी लड़ाई है, इसमें फ्लॉप साबित होंगे। महाराष्ट्र में इनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सूचना क्रांति का दौर है, हर खबर आम आदमी तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल। सुधीर जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे फिर से वही सवाल दोहराऊंगी कि इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे आंक रहे हैं और आगे आप इसको किस तरह से जाते हुए देखते हैं? कितनी मुश्किलें हैं आगे, और खासतौर पर लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर इस पूरे जो प्रकरण है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत कम महीने बचे हुए हैं 2024 के इलेक्शन के लिए। बहुत काफी 48 सीटें जो है लोकसभा की वो आती हैं महाराष्ट्र से, और ऐसे में ये जो पूरा आरक्षण है, क्या उसमें आपको लग रहा है मराठा वर्सेस ओबीसी करके कुणबी वर्सेस का जो कार्ड जो है वो खेला जा रहा है, क्या उससे लग रहा है कि इससे एक तरह से जो वोट है उसको भी बांटने की कोशिश की जा रही है फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कैश 10-2 सिचुएशन में है। मराठा यहाँ का 35 और 32% है, मेजॉरिटी कास्ट है, और कुणबी मेरे ख्याल से 15-16% कुणबी है महाराष्ट्र में। तो एक तरफ आप मराठों को रिजर्वेशन देने का प्रयास करेंगे, कुणबी में लाने का प्रयास करेंगे, तो ऑलरेडी है वो नाराज होते जा रहे हैं। और विदर्भ में मेरे ख्याल से भारतीय जनता बढ़ रहा है, विदर्भ कुछ सालों से वहां पे कुणबियों की, ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा पैमाने पे है। तो उसके वजह से वो खिसकने की ज्यादा चांसेस है। इसकी वजह से कांग्रेस मेरे ख्याल से कुछ जो एमएलसी के इलेक्शंस हुए, कुछ जो
लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वहां पे कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और दूसरी तरफ मराठा जो बहुत साल मराठा रिजर्वेशन की, पहले मराठा को एक सेपरेट कैटेगरी में डाल के एक रिजर्वेशन का डिमांड था, वो दिया भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि मराठा सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड उन्होंने माना नहीं। मेरे ख्याल से एम्पिरिकल डाटा में कुछ फॉल्ट होने की वजह से उनको स्ट्रक डाउन कर दिया है। लेकिन वो सबको पता है कि ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, ये मामला एक दिन में 2 दिन में सुलझने वाला मामला नहीं। इस मामले को सॉल्व करने के सिर्फ मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन देके जो राज्यों की रिजर्वेशन देने की जो क्षमता थी, जिनका जो राइट था वो निकाल लिया गया। अभी रिजर्वेशन बढ़ाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी मराठा को रिजर्वेशन देना होगा, कुणबी में भी देना होगा, ओबीसी में देना होगा, तो कैटेगरी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, 50-60% लोग 10-15% रिजर्वेशन के लिए झगड़ा करेंगे, उसमें काफी मेरे ख्याल से सोल्यूशन से ज्यादा सवाल पैदा हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने 2 चीजों पे यहाँ पे गलती किया महाराष्ट्र में दिख रही है। पहली चीज, जिस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया था, जो मराठा कम्युनिटी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो महिला थी, बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, उनके ऊपर। और दूसरी चीज, जिस तरीके से जो रिजर्वेशन दे नहीं सकते 1 महीने में, वो प्रॉमिस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर दिया था, मनोज जैन। उसकी वजह से कम्युनिटी में यह होगा कि 1 महीने की मोहलत देने के बजाय भी, पहले तो बहुत मोहलत दी थी, अब 1 महीने के ओपनली प्रॉमिस करने के बजाय भी सरकार रिजर्वेशन दे नहीं रही, इसका मतलब है सरकार की मंशा नहीं है। इसलिए उसका मेरे ख्याल से इसका पूरा जो रेपरकेशन है, हर जगह पे जो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ 2 विधायक के घर जलाए गए, उनके ऑफिस आ गए, उसमें मुझे लगता है कि प्रोटेस्टर से ज्यादा कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स और रोग एलिमेंट जो रहते हैं समाज के अगेंस्ट में, वो एलिमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हुए और उनको समाज को बदनाम करने की, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज जयराम पाटिल ने भी कही, वही चीज जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी कही है। इसकी वजह से सरकार भी सतर्क नहीं है। महाराष्ट्र जल रहा है और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है वो छत्तीसगढ़ में दिखे गए कि वो वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब है। जो विधायक है वो डरे हुए हैं, उनको पता नहीं घर जाना है नहीं जाना है, घर में सोना है नहीं सोना है। काफी विधायक ने अपनी सिक्योरिटी काफी पैमाने में बढ़ा दी गई, उसके बावजूद भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से समाज में काफी रोष चल रहा है, उसका भुगतान सरकार को आने वाले काल में बिल्कुल झेलना पड़ेगा। दूसरी जो बात आपने कही कि कुणबी वर्सेस मराठा हो सकता है क्या, बिल्कुल जयराम पाटिल ने वो एलिगेशन भी किया है कि ये सरकार मराठा और कुणबी में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर जात और समूह छोटा हो या बड़ा हो, वो सब जानता है कि क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, कौन से कदम ले रही है, सही है गलत है। तो वो प्रयास करेंगे, लेकिन उसका मेरे ख्याल से वो सफल नहीं होंगे उस प्रयास में, लेकिन वो बुमराह हो सकती है। इसी के वजह से जो समाज है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी लोग हैं, मराठा लोग हैं, ओबीसी है, वो भी जानते हैं कि अपने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहे। मराठा जानते हैं प्रॉमिस देने के बाद भी कुछ नहीं करे। इसलिए जयराम पाटिल खुल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सीएमओ डीसीएम उनके अगेंस्ट में खुल के बातें कर रहे हैं, उनके जो कर्तृत्व है उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो कुछ साल पहले मजबूती से महाराष्ट्र में खड़ी थी, सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में लाई थी, वो अभी सिचुएशन काफी खराब है उनके लिए, स्लिपरी ग्राउंड पे है। तो काफी जगह पे उनको मेरे ख्याल से वो रेपरकेशन झेलना पड़ेगा आने वाले काल में। और समाज में एक अशांति, महाराष्ट्र में बहुत साल से पॉलिटिक्स और बाकी जो बीट से कवर कर रहा हूँ एज जर्नलिस्ट के तौर पे, महाराष्ट्र कभी इतना अशांत, इतना डिस्टर्ब मैंने कभी देखा नहीं है। महाराष्ट्र हमेशा शांतप्रिय, शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा मानने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा मानने वाला राज्य है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी आगे है, एजुकेशन में आगे है। अभी 1 महीने से ज्यादा महाराष्ट्र में एक बहुत ही वोलेटाइल काइंड ऑफ सिचुएशन है। उसकी वजह से इंडस्ट्री जो आई है वो रहने की चांसेस कम लगते हैं। नई इंडस्ट्री आएगी क्या, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ के बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, जो शिक्षा पा रहे हैं, उनको जॉब मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है सरकारी
वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी तो खुल का रिक्रूटमेंट ही है। दूसरी बात, रिजर्वेशन से क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, ये भी बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। दूसरा अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मराठा रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन और जॉब के लिए नहीं है। आप जब हर गांव में महाराष्ट्र में जाएंगे, हर गांव में 25 और 40 से कम ऐसे नौजवान हैं, उनका एजुकेशन हुआ है, जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तो शादी नहीं हो रही है, तो उसका शादी नहीं हो रही है तो पूरा समाज को, उनके पिताजी को, उनके रिलेटिव को सब टेंशन है, इसलिए वो सोशल इश्यू बन गया है। मराठा के सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं रहा है, हर जात और समूह में हो गया। जिस टाइम में मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्शन के दौरान 2 करोड़ नौकरियों के प्रॉमिस दिया गया था, इकोनॉमी बढ़ेगी, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब स्लोगन दिए गए थे, लेकिन आज लोगों के पास जॉब नहीं है। लोग क्या करेंगे, इसके वजह से कुछ लोग पत्थर उठा रहे हैं, उनके जो जला रहे हैं। तो विध्वंसक प्रवृत्ति जॉब न होने की वजह से, इकोनॉमी डाउन न होने के से वो बढ़ रही है। मेरे ख्याल से काफी चिंता का विषय है। और दूसरी अहम बात कि जब महाराष्ट्र डाउन होगा तो पूरा कंट्री डाउन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है। ये सिटी डाउन होगी तो उसका असर आने वाले काल में पूरे इंडिया के ऊपर वो दिखाई देगा। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने यहाँ पर रखे हैं और बेहद इम्पोर्टेंट ये तमाम चीजें हैं जो आपने कही हैं कि कैसे महाराष्ट्र, जाहिर सी बात इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके ऊपर इस तरह से अगर हर कुछ दिन बाद इस तरह के हम आंदोलन वहां देखेंगे जो कि उग्र होंगे, हिंसक होंगे, चाहे इसमें सियासत ही इन्वॉल्व हो, तो कैसे आगे पूरी सिचुएशन वहां की बदल सकती है। और अगर देखा जाए कि सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे तो सबको पता है कि 9.5 साल में क्या पूरे किए गए हैं और किस तरह से पूरे किए गए हैं। वो पूरी तरीके से जो पन्ना है वो पूरा खाली है जिन पर वो वादे लिखे गए थे। लेकिन सुधीर जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ धनंजय जी, कि अगर हम सेंटर को देखते हैं, सेंटर गवर्नमेंट को, तो लगातार जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना का सर्वे सामने आया, और फिर राहुल गांधी लगातार बार बार हर जगह से, संसद के अंदर से, बाहर से, रैलियों से, सब जगह से ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि पता चले कि किस समाज के कितने लोग हैं, ताकि सामाजिक न्याय हो सके, सोशल जस्टिस हो सके। ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बारे में जब सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे ओबीसी आरक्षण को लेकर, बल्कि ये कह रही है कि जातियों में बांटने की कोशिश जो है इसको की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि मराठा आरक्षण को लेकर, जिसमें अब सारी जो बॉल है वो दरअसल केंद्र के कोर्ट में चली गई है, तो क्या वाकई वो इसको लेकर आगे काम करेंगे? क्योंकि ये कह दिया गया है सर्वदलीय बैठक में कि हम सब दल तैयार हैं, मराठा आरक्षण दिया जाएगा। जयराम पाटिल से कहा गया है कि आप अपना अनशन जो है वो तोड़ दें, ये रिक्वेस्ट की गई है। तो क्या आपको लग रहा है फिलहाल कि केंद्र वाकई क्या इस पर 2024 से पहले कोई एक्शन लेगा? मैं आपका 2-3 बिंदु के ऊपर ध्यान खींचना चाहता हूँ। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना ब्रिटिशों ने की थी, उसके बाद में जातीय जनगणना हुई नहीं। तो उस टाइम में 1930 प्री इंडिपेंडेंस जो मराठा जो कम्युनिटी थी, और रूलिंग कम्युनिटी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य था, तो उसके बाद में उनके पास काफी लैंड थी, लैंड होल्डिंग काफी थी, तो उनको काफी लैंड होल्डर, लैंडलॉर्ड कहा जाता था। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, तो उनके एक आदमी के 2 बेटे 4 बेटे, तो डिवाइडेशन हुआ लैंड का। डिवाइडेशन होते हुए एजुकेशन में ध्यान देने के न वजह से वो पीछे हट गए, और उनका जो बेटा एक जमाने में वो गांव का एक जमींदार आदमी था, वो अभी लैंडलेस लेबर बन गया है, और दूसरों के खेत में जो आदमी उसके खेत में काम करता था, वही आदमी के खेत में उसको काम करना पड़ रहा है। उसके वजह से मेरे ख्याल से उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन काफी खराब है। दूसरी बात, जो कुछ महाराष्ट्र में कुछ दिखाई देते हैं, जो पावरफुल मराठा है, वो 100% कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो सिर्फ 1% भी नहीं कम्युनिटी वो रीच है, अप्लुएंट कम्युनिटी है। बाकी 99% जो कम्युनिटी काफी पुअर है, उनकी सोशल, उनको 2 वक्त का खाना मिलने का काफी मुश्किल चीज है। मनरेगा में काफी लोग काम करते हो, कुछ लोगों को काम भी नहीं मिलता, तो उनको वजह से उनको ऐसा लगता है कि समाज का कोई एक तबका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वजह से अभी हो कि बाकी रिजर्वेशन की वजह से, तो उनको रिजर्वेशन की वजह से अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी जॉब मिले। हम जिस गांव के लैंडलॉर्ड थे वो हम कहाँ है, तो उसको से उनके कंपैरिजन शुरू हो गई वो कम्युनिटी में।
तो उनको वजह से ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हम भी, हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे और हमको अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार मिलेगा। अभी उनको पता नहीं कि रोजगार बिल्कुल नहीं है, सरकार तो रोजगार ने खत्म कर दिया, सब तरफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफी सोशल इशू है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने और बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की, उसके बाद में पता चल रहा है कि किसकी कितनी जाति है और कितनी जाति का रिप्रेजेंटेटिव सरकार में और शिक्षा में है, तो वो पता चल रहा है। अभी जातीय जनगणना न होने की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी जाति कहाँ पे और कहाँ नहीं है। तो जनगणना होगी तो उसका मेरे ख्याल से एक्सरे की तरह से उसका वो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में रिपोर्ट आ जाएगा। मराठा सही में लैंडलॉर्ड अभी बचा है नहीं बचा है, ये चीज सिद्ध हो जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें कोर्ट में बॉल गया है, देखो ये मराठा रिजर्वेशन देने का प्रयास मेरे ख्याल से आज नहीं, वो 20 साल पहले से शुरू है। सरकार ने 2-3 बार स्पेशल सेशन बुला के रेजुलेशन भी पास किया है, लेकिन वो कोर्ट के दायरे में टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको जो इंपेरिकल डेटा चाहिए, जो मराठा समाज है वो बैकवर्ड है सोशल और इकोनॉमिक, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई है। उनका जो डेटा है बैकवर्ड कमीशन के पास ऐसा डेटा ही नहीं है, डेटा है लेकिन वो कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से जातीय गणना जो होगी तो उसको मेरे ख्याल से ब्लैक एंड व्हाइट में एक रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी। वही रिपोर्ट आ जाएगी तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और जो 50% का और अभी 10%, 60% का जो कैप है वो कैप हटाया जा सकता है, और जिसकी जितनी जाति उसको उतनी हिस्सेदारी, जैसे राहुल गांधी बात करे, उसको मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ के लोगों को भी पता चल रहा है, ये जो आज सर्वदलीय जो बैठक हुई सब ऑल पार्टी लीडर्स की, वहां पे भी एक बात सबने सहमत की कि स्टेट गवर्नमेंट को एक लिमिटेशन है ये इशू सॉल्व करने के लिए। अभी जो इशू सॉल्व करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। कल ही शिंदे गुट के जो लोकसभा के जो मेंबर है हेमंत पाटिल, वो दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में एक दिन के अनशन में बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि अभी मोदी जी ही जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो इंटरवेंट करेंगे तभी ही मराठा लोगों को रिजर्वेशन मिल पाएगा, नहीं तो रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो भी चाह रहे कि अभी सेंटर ने, मोदी जी ने इसमें इंटरवेंट करना चाहिए, लेकिन अभी सरकार इसमें इंटरवेंट करेगी तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मराठा को इंटरवेंट कर देंगी तो बाकी राज्यों में भी जाती है। जैसे पटेल है गुजरात के हमारे बगल के स्टेट में, जाट है, गुज्जर है, हर स्टेट का वो मसला है। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना होगी तो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। अभी सब चीजें गुलदस्ते में, किसको पता नहीं क्या कौन कर रहा है और किसकी जाति कितनी है। तो इसलिए जातीय जनगणना करना वो अहम चीज है। तो उसके वजह से काफी चीजें क्लियर हो पाएगी और सरकार और पॉलिसी मेकर एक स्टेप ले सकते हैं। इसके महाराष्ट्र की जो सर्वदलीय बैठक में भी ये निर्णय हुआ कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन इस वक्त मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, इसके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट। जी बिल्कुल डाउट ही है, क्योंकि आप ये देखें कि हर गैर जरूरी चीज पर तो हमें हमारे प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जितने भी जरूरी मसले हैं उन पर वो अक्सर ही नहीं बल्कि ज्यादातर तमाम ही चीजों पर वो चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। मणिपुर से लेकर वो तमाम इश्यूज जो हैं हमारे सामने हैं। इससे पहले भी जब आरक्षण को लेकर आंदोलन जब हुआ था और जब 1 महीने का वक्त मांगा गया था, तब भी केंद्र की तरफ से कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई थी, और अभी तक कोई प्रतिक्रिया हमने नहीं सुनी है। सिर्फ महाराष्ट्र की जो सरकार है उसी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और यहीं पर धनंजय जी अहम ये हो जाता है कि जब राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जातिगत जनगणना की बात वो बार बार कहते हैं, और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं, इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात को क्यों कह रहे हैं। लेकिन उससे आप ये देखें, ये जानने को मिलता है कि ये बात कितनी अहम है। जब आप न्याय की बात करते हैं, खासतौर पर जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की आप बात करते हैं, तो आरक्षण जो जातिगत जनगणना है उसके आंकड़े सामने आना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और लग रहा है कि 2024 का जो पूरा इलेक्शन है उसकी पटकथा लिख दी गई है राहुल गांधी की तरफ से, और इस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जब इस पर ही कुछ नहीं बोले हैं और ये कह रहे हैं कि जातियों में बांटा जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर जो कि अब केंद्र को इस पर अपनी बात रखनी है, वो अपनी बात रखेंगे या लब अपने खोलेंगे?
जी, अनम्यूट कर लीजिए। सुधीर जी कुछ बोलना चाह रहे धनंजय जी हैं? आप जी, 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 जी सुधीर जी। नहीं, धनंजय जी बोल दे, आप कंप्लीट कर दिए, फिर उसके बाद में बोल अच्छा, दूंगा। अच्छा। देखिए, तोता जो होता है ना, तोता उतना ही बोलता है जितना उसको पढ़ाया जाता है। उसके आगे तोता बोलता नहीं है। तोता यानी पैरट, सुग्गा जो बोल लीजिए। मोदी जी वही हैं, ये तोता है। इनको उतना ही पढ़ाया गया है। 370 का विरोध करना है, मुसलमानों का विरोध करना है, कांग्रेस का विरोध करना है, सोनिया गांधी को गाली देना है, इतना ही सीखा है। इसके आगे आता ही नहीं इनको। कहीं विजन दिखाई पड़ा? एक इश्यू बताइए। इन्होंने नोटबंदी की, क्या हुआ? इन्होंने कोरोना के समय किया, क्या किया? थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है। तो देश में जिससे व्यवस्था बने, आम आदमी को सुविधाएं मिले, इसका एक काम किया इन्होंने। एक काम बतलाते कोई मुझे, यहाँ ये काम हुआ, इससे जो है ये क्या बोलेंगे, डिजिटल हमने कर दिया। तुमने क्या डिजिटल किया यार? वो तो टेक्नोलॉजी है, वो आती है तो आ जाएगी। टेक्नोलॉजी को लाना है और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। अभी 5G है, हुँ, नहीं चलता है बम्बई में। छोड़ दीजिए कहाँ का है, यहाँ नहीं चलता है। बॉम्बे में फ़ोन आप लगाइए, एक बार में फ़ोन नहीं लगेगा। हर बार उधर से आवाज़ आएगी, इधर से नहीं आएगी। तो ये पूरी की पूरी इनकी जो फ्लॉप है, बीजेपी फ्लॉप पार्टी है। पूरी सरकार इनकी फ्लॉप। जितना बढ़िया एक एक उदाहरण पेश किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उतना ही घटिया उदाहरण पेश किया है नरेंद्र मोदी ने। वो चाहे मणिपुर की बात करें, इजराइल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या किया इन्होंने। भारत हमेशा ये रहा कि हम मानवतावादी हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम झगड़े की बात नहीं करते। इजराइल ने हमेशा झगड़े की बात की, आप उसके साथ जाके खड़े हो जाते हो। आप अपने पूर्वजों ने क्या कहा वो नहीं समझ में आता आपको। तो आप कौन सा देश बनाना चाहते हो? इस देश में कौन रहेगा? और ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ना, अगर ये सफल हो गया, पूरे देश में करेंगे। ये फिर से दंगे करवाएंगे। अभी दंगे करवाएंगे, यादव वर्सेज भूमिहार, फलाना वर्सेज फलाना, ब्राह्मण वर्सेज ये करवाएंगे, क्योंकि इसी से उनको लगता है वोट मिलता है। लेकिन वोट इससे नहीं मिलने वाला है। वोट मिलेगा जब आप रोजगार की बात करोगे, जब आप किसान की बात करोगे। इन्होंने, आप एक लाइन याद कीजिए, सत्यपाल मलिक ने आपके चैनल पे भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब कहा उन्होंने कि किसान मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मर रहे हैं क्या? अभी अभी फिर ये हो रहा है कि जब सेना की बात आई, जहाज मांगे गए, हेलीकॉप्टर मांगे गए, दिया इन्होंने? नहीं दिया। और क्या वोट मांगे ना जाकर के कि जो पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या वो पुलवामा के शहीदों के नाम वोट देंगे? ये कौन आदमी, नेता ऐसा होता है क्या? ऐसे बोलता है नेता? नेता वो होता है जो दृष्टि दे, समाज को, भीड़ को कहीं सही जगह लेके जाए, वो नेता है। नेता के नाम पे ये कलंक लोग हैं। और ये महाराष्ट्र में भी वही किया। बिहार इसलिए बचा हुआ है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसा समझदार व्यक्ति। आप देखिए बिहार का जो बीजेपी का अध्यक्ष है, वो दिन रात क्या बोलता है, गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं। हाँ, सारी हुँ, पूरा जितना समय से गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, आप पलट लीजिए। मुसलमानों को बाहर कर दो, पाकिस्तान भेज दो, फलाना कर दो। अरे इससे नहीं देश चलेगा भाई, तुम्हारा समाज भी नहीं चलेगा। और आपने जो निजीकरण के नाम पे तमाम तरीके की नौकरियों को खत्म किया, हर कारपोरेट के हवाले कर दिया सब कुछ। एयरपोर्ट से लेकर के ट्रेन से, अब ट्रेनों में देख लीजिए, ट्रेनों में कितनी बदइंतजामी है। पूरा बीएसएनएल को खत्म कर दिया, एमटीएनएल को खत्म कर दिया इन्होंने, सबको जी, खत्म कर दिया। सबको प्राइवेट कर देंगे, सबको जी, प्राइवेट कर देंगे तो आदमी जिएगा कैसे? महंगाई कितनी बढ़ गई। और आप एक लाइन, लास्ट लाइन बोलूँ आपको, ये जाति सर्वे नहीं जी, कराएंगे। ये जाति जनगणना जब नहीं करा हुँ, पाए, तो जाति सर्वेक्षण कहाँ से कराएंगे? जाति जनगणना 2021 में होना चाहिए था। तो सारे चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, डंका बजा दुनिया में। ये जो है ये भी हो गया, G20 की सबमिट भी हो गई, लेकिन जाति जनगणना, ये जनगणना नहीं हुई। अरे आपकी जी, जो पॉलिसी है, पूरी जन कल्याण की, वेलफेयर की पॉलिसी है, वो किस आधार पर लोगों के बीच दे रहे हो? 2011 वाला ही चलेगा? 2011 ही है हुँ, 2023 कि फर्क आया है? ये क्यों नहीं कराते हैं? ये इसलिए नहीं कराते हैं कि इनको लगता है कि ये जो इनका जो एक नैरेटिव गढ़ा हुआ कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है,
जनगणना होगी तो इनको पता चलेगा कि मुसलमानों की आबादी भी वही है जैसे घट रही है हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी भी घट रही है। ये बिहार में जाके पता चला। बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ, क्या जी पता चला कि 0.8% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, दलितों की आबादी 4 to 5% बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हम्म मतलब हुआ शिक्षा बच्चे पैदा करने की शिक्षा देता है। अगर आप शिक्षित होंगे, कोई भी समाज होगा, दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई, अभी चीन में देख लीजिए, चीन में क्या हो गया है? चीन में कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, जी शादी नहीं करना चाहता है। वहाँ का जिनपिंग चिंग सिंह पता नहीं जी क्या है, वो जो है रोज कह रहे हैं कि भैया आप आइए और शादी करिए और फलाना कीजिए और ठिकाना कीजिए। तो ये नीति इनके पास नहीं है। नीति इसलिए नहीं है कि इनके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि इसलिए नहीं है कि इनके दिमाग में नफरत भरी हुई है। नफरत दृष्टि को खत्म बिल्कुल कर देती है। दृष्टि नहीं है तो जी आपको कुछ दिखेगा नहीं, एक दूसरे आदमी का गला घोट दीजिएगा। ये अपनों का ही गला घोटने वाले लोग हैं। ये देखिएगा आपस में ही गला घोटवा देंगे, हिंदुओं में ही मारपीट करवा देंगे भयंकर। और ये मराठा मार रहा होगा, कुणबी को कुणबी मार रहा होगा, फलाने को फलाना मार रहा होगा, ठिकाने को। और ये ब्राह्मणवाद जो है वैसे लेके खड़ा रहेंगे। ये कुछ परसेंट जिसे शासन जी किया ना देश में, ऐसे ही ये चाह रहे हैं। लेकिन हम्म, ये अब पॉसिबल नहीं बिल्कुल है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सूचना क्रांति इतना आगे चली गई है। ये अभी भी वहीं खड़े हैं, मुसोलिनी के पास ही जाके बैठे हुए हैं। मुसोलिनी से दुनिया बहुत आगे चली गई यार। मुसोलिनी का छोड़ो उसको। जी बिल्कुल धनंजय जी। सुधीर जी, आप अपनी बात को रखना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर मैं शो को वाइंड अप करूंगी। कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लगेगा जाति गणना से और रिजर्वेशन से कास्ट मजबूत होगी और समाज में मेरे ख्याल से डिवीजन होगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जिस टाइम में ब्रिटिशों ने जाति जनगणना की थी, उस टाइम में उनको लगा था कि कौन सी कास्ट कहाँ पे है और कितनी पैमाने पे है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट मिला, उस टाइम में सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को अनाज देना, डेवलपमेंट करना, शिक्षा देना। शिक्षा देने के बाद में अभी समाज में मेरे ख्याल से एक थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो गया है, तो उनको लगता है कि अपनी जाति कितनी है और अपना हमारे हक क्या है, उसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गया है। इसके लिए जाति जनगणना इसके लिए इम्पोर्टेंट। दूसरी अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में शाहू महाराज थे कोल्हापुर के, उन्होंने पहले इंडिया में सबसे पहले 1930 और 35 में रिजर्वेशन लाया था। फर्स्ट ही इज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द रिजर्वेशन। तो उन्होंने दलितों को, जो सामाजिक जो पिछड़ा वर्ग है और जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनको रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने की और दिया भी था। वो ऐसे राजा थे, वो दलित के होटल में जाते थे खाना खाने के लिए। उनको पता है जब राजा जाएगा तो बाकी लोग जाएंगे, तो उसका जो कारोबार है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो होटल है वो अच्छी तरह से चलेगा। वैसे वो राजा थे शाहू महाराज, इसके लिए उसे काफी मानते हैं। तो उस आदमी का मैं एक किस्सा बताता हूँ अपने दर्शकों के लिए। एक बार हमारे जैसा आदमी उनके पास चला गया था, तो उनके तबेले में काफी कुछ घोड़े थे। तो एक घोड़े को ज्यादा वो मेरे ख्याल से घास डाल रहे थे। तो किसी ने पूछा, राजा जी आप यही घोड़े को ज्यादा घास क्यों डाल रहे हैं, बाकी घोड़े तो सिर्फ थोड़ा डाला है। बोले जो बाकी जो घोड़े हैं ना वो ताकतवान है, ये घोड़े के घास भी वो ले लेंगे, इसलिए तो उसको थोड़ा ज्यादा दिया जाए, तो बाद में उसके बाद कुछ बचेगा। जितना दिया है उसको बेचारे को मिलेगा नहीं, लेकिन ज्यादा देने के उसको अभी मेरे ख्याल से प्राथमिकता है। उसी तरह से समाज में ऐसा कोई तबका है जिसको कुछ मिल नहीं रहा है, जो डेवलप है वो डेवलप हो रहा है, जो नीचा है हर समाज में हो, वो ब्राह्मण हो, वो दलित हो, मराठा हो, कुणबी हो, जिसको रिजर्वेशन के फायदे मिल रहे हैं वो आगे जा रहा है, जिसको शिक्षा के फायदे मिल रहे हैं वो आगे जा रहा है। लेकिन उसका जो निचला तबका है उसको कुछ अभी भी सुविधा मिल रही है, वो अभी भी डिप्राइव है। तो वो क्लास को मेरे ख्याल से अपलिफ्ट करने के लिए ये कास्ट सर्वे है वो बहुत ही जरूरी है। उसकी वजह से अपने को पता चला कि कौन सी कास्ट में कौन डेवलप्ड है, किसके पास में कितने बंगलोज है, किसके पास में कितने कार है, किसके पास में पक्का मकान है, कच्चा मकान है, सब चीजें पता चलेगी। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, डिस्पैरिटी बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जो अमीर का जो परसेंटेज है वो 1% से कम लोग है वो सबसे ज्यादा अमीर है, और 90% लोग सबसे गरीब है। तो डिस्पैरिटी मेरे ख्याल से यूरोप में, वेस्टर्न कंट्री में इतनी नहीं है। जो गैप है वो सबसे ज्यादा गैप इंडिया में है। इसकी वजह से हर समाज में मेरे ख्याल से ये द्वंद्व शुरू है। उसकी वजह से जाति जनगणना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात जी बिल्कुल, सरकार विफल हुई ये जी चीज को हैंडल करने में, सरकार काफी विफल हुए। जो महाराष्ट्र के 2 सीएम है उनके लीडरशिप भी एक्सपोज होगी। किसी को भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, किसी को इन डेप्थ जो हैंडलिंग की जो कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आंदोलन से हाथ से बाहर निकल गया।
अभी हाथ से बाहर निकलने के बाद में उनका भी पता नहीं चल रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाएगी। देखते हैं, समाज में एक शांति की अपील सबने की है, होना चाहिए, एक अमन होना चाहिए, बाकी चीजें सॉल्व हो सकती है। जी बिल्कुल। और यही बात है कि इसीलिए जातिगत जनगणना की बात बार बार की जा रही है, उसके आंकड़े सामने लाने की बात बार बार की जा रही है, ताकि समाज की जो डिस्पैरिटी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इसकी ये जो खाई जो बनती जा रही है इसको कम किया जाए। और इसीलिए आप ये देखें कि लगातार अडानी की बात राहुल गांधी करते रहे हैं या और तमाम लीडर जो भी अडानी की बात करते हैं उनके साथ क्या कुछ किया जाता है उसकी पूरी फहरिस्त उन नेताओं की आपके सामने है। और राहुल गांधी लगातार अगर सबसे ज्यादा कोई आक्रमण करता है अडानी को लेकर, और कल तो उन्होंने ये कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर को दरअसल एम्प्लॉय किया हुआ है अडानी ने, और तोते की जान जो है, राजा की जान जो है वो तोते में है, तोते को जैसे जैसे मरोड़ो उसको वैसे वैसे तकलीफ होती है। तो ये तमाम बातें अब जनता के सामने बहुत खुल के मुखर होकर अब ये आ रही हैं और जनता को भी समझ में आ रहा है कि कैसे उनको इन 9.5 सालों में ठगा गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर वोट कितने पड़ते हैं 5 राज्यों में। जब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उससे भी स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।